के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा चीज है, वो है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। इसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग बहुत ही शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर्स के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं, बट देयर आर सम अदर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जिसको अपने को मुझे लगा कि मुझे कराना चाहिए। सो दोज क्वेश्चंस वी आर आल्सो गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और काम पे आते हैं सीधा सीधा। तो चलो पहले तो अपन देख रहे हैं भाई रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड डेंसिटी। ये तुम्हारे सामने है, देखो इसका डेरिवेशन भी है, बट आई जस्ट डोंट वांटेड टू वेस्ट टाइम ऑन डेरिवेशन। सिंपल डेरिवेशन होता है, डिराइव भी किया जा सकता है, बट उसमें 10 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नहीं है डेरिवेशन का, एट द एंड ऑफ द डे तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलार मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला है। मतलब इसको याद कैसे करना है भाई? लिख लोगे, 4-5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलार मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। कुछ नहीं है, 3-4 बार 5 बार सोचो कि तुम लिख लो बस, बिना कुछ देखे। जब लिखोगे फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। वंस यू मेमोराइज द फॉर्मूला then it will become very easier for you to solve questions। अभी हम लोग अगला जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें इस फॉर्मूला के बेसिस पे भी क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इस फॉर्मूला को यूज करके भी उस क्वेश्चन को करेंगे और दूसरे तरीके से भी उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक बार इसको छाप लो। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोला इफ द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 2, मोलैरिटी अगर 2 है तो बोला फाइंड आउट मोलैलिटी इफ इट्स डेंसिटी इज 1.08 ग्राम पर ml। क्या दे रखा है भाई? कैपिटल M दे रखा है, कितना? 2। NaOH है तो मोलर मास MMB क्या हो जाएगा? 40। मोलर मास NaOH का कितना होता है? 40। और डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.08 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डेटा दे रखा है, हमारे पास फॉर्मूला है, 3 चीज पता है, चौथा चीज पूछा है। तो भाई सिंपल फॉर्मूला है, D इज इक्वल्स टू कैपिटल M मतलब मोलैरिटी इंटू 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस MMB अपॉन 1000। ये फॉर्मूला था, इसमें सारे वैल्यू को डाल देते हैं। 1.08 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी 2 दे रखा है, 1 अपॉन मोलैलिटी जो चाहिए प्लस 40 अपॉन 1000। ठीक है, इस 2 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 0.54 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन M प्लस 40 अपॉन 1000। इस 40 अपॉन 1000 क्या है बेसिकली? ये क्या है? ये है 0.040 या 0.04 भी लिख सकते हो इसको। तो ये तुम्हारा 0.04 है, इसको उठा के इधर ले आओ तो यहां से क्या आ गया? 0.54 माइनस 0.04 क्या आ जाएगा बेटा? 0.5। 1 अपॉन M तुम्हारा 0.5 है तो मोलैलिटी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 0.5 है, सॉरी 0.5 है, 1 अपॉन M तो M आ जाएगा 1 अपॉन 0.5। 1 अपॉन 0.5 कितना आ गया? 2। तो इसका मोलैलिटी कितना आ गया? 2 आ गया। ये तो हमने फॉर्मूला यूज करके किया। ठीक है, बिना फॉर्मूला यूज किए भी किया जा सकता था। अगर मान लो गलती से तुम फॉर्मूला भूल गए तो तुम अपाहिज मत हो जाना। बहुत बच्चों को मैं ये देखता हूँ, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या रहता है, एक टाइम पे मेरे साथ भी था जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो शुरुआत में मेरे साथ भी ये होता था कि फॉर्मूला भूल जाता था तो मेरा हाथ पैर चलना बंद हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला अगर भूल गए तो बेसिक हमेशा सेम रहता है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे फंडामेंटल चीजें तुमको पता होना चाहिए। देखो दे रखा है मोलैरिटी 2, तो तुम क्या पढ़ोगे? 2 मोल्स NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यस और नो? अगर मोलैरिटी 2 दे रखा है तो उसको मैं क्या पढ़ूंगा भाई? 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH का है, पढ़ूंगा। तो मोल्स ऑफ NaOH 2 आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरे को क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है तो मास इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां से मैं मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। ये मास किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा। कितना आएगा? वॉल्यूम है 1 लीटर यानी 1000 ml हो गया, इनटू
डेंसिटी कितना दे रखा है 1.08, तो बेटा ये कितना आ गया 1080 ग्राम। ये क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन इतना आ गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब 2 मोल NaOH है, 2 मोल्स NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मोल्स 2 है, मोलर मास 40 है, तो 1 मोल का मास 40 है, 2 मोल का कितना होगा 80, तो 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम यानी कि 1 kg। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना आ गया 2 मोलल। यहाँ पे कितना आया था 2 मोलल, तो मोलैलिटी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मन है फॉर्मूला लगा के करने का, याद है फॉर्मूला से कर लो, तुमको फॉर्मूला नहीं याद है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके हिसाब से कर लो भाई। वॉल्यूम से डेंसिटी के मदद से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और चूंकि हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो उससे अपन मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। सिंपल चीज है, ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है अ मिक्सचर ऑफ Cl2, जिसका Cl2 गैस है जिसका वॉल्यूम है 2.8 लीटर, और हाइड्रोजन गैस है जिसका वॉल्यूम है 3 लीटर, वॉज एक्सप्लोडेड, ठीक है भाई कर दिया एक्सप्लोड। कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर इफ ऑल मेजरमेंट्स आर डन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये तो लिखेगा ही कि भाई सेम टेम्परेचर, सेम मतलब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया है। किसको किसको रिएक्ट करवाया है, H2 को रिएक्ट करवाया है किससे Cl2 से, बनेगा क्या 2HCl बनेगा। तो बोला मिक्सचर ऑफ Cl2 दिस, अब Cl2 का वॉल्यूम है 2.8 लीटर। देख ये समझ गैस बोला है तो ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। composition of resulting mixture if all the measurements are done under similar condition of temperature and pressure, ठीक है, ये भी गैस ही बना है। अब ये 2.8 लीटर है, 3 लीटर है, तो क्लियरली देखो जब सब गैस रहता है तो हम लोग मोल्स को वॉल्यूम से रिप्लेस करते हैं, मोल्स की जगह अपन क्या यूज करते हैं वॉल्यूम। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके 1 लीटर के लिए इसका 1 लीटर चाहिए, 1 लीटर ऑफ Cl2 रिक्वायर्स 1 लीटर ऑफ H2, तो 2.8 लीटर के लिए तो इसका 2.8 ही लीटर चाहिए ना, इसका मतलब है इसका 0.2 लीटर बच जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना आएगा 2.8 लीटर, सो मोल्स ऑफ H2 लेफ्ट कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2.8 यूज हो गया तो 0.2 लीटर बच गया, सही है। इसके 1 लीटर से इसका 2 लीटर बन रहा है क्या, 1 लीटर से 2 लीटर बन रहा है क्या, तो भाई 1 से 2 डबल हो रहा है, तो 2.8 से कितना बनेगा 5.6, तो वॉल्यूम ऑफ HCl ऑब्टेन्ड कितना आएगा 2 इंटू 2.8 लीटर यानी कि 5.6 लीटर। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो फाइनल मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर कॉम्पोजिशन क्या आएगा, फाइनल मिक्सचर के अंदर क्या होगा 0.2 लीटर हाइड्रोजन का होगा और 5.6 लीटर HCl का होगा, और बेचारा Cl2 तो खर्च हो गया होगा क्योंकि Cl2 तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, Cl2 तो खर्च हो गया तो Cl2 तुम्हारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो बना वो HCl है, कितना बना 5.6, और जो बचा जो एक्सेस रिएजेंट है वो हाइड्रोजन है, वो कितना बचा 0.2। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज टेकन, ठीक है भाई साहब ले लिया, CO और CO2 दोनों का मिक्सचर लिया है, ले लिया। दिस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल, ठीक है, चारकोल ये चारकोल है, ठीक, चारकोल मतलब कोयला कार्बन। द वॉल्यूम नाउ बिकम्स 1.6 लीटर, ओके।
जब चारकोल के साथ इस मिक्सचर को ट्रीट किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, 1.6 लीटर हो गया। तो बोल रहा है द वॉल्यूम आर मेजर्ड एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम, जो मिक्सचर है इसका कॉम्पोजिशन बताना है भाई, 1 लीटर में कितना CO है और कितना CO2 है। तो हम लोग मान लेते हैं किसी एक को X, समझो मान लो CO2 का X है, क्योंकि CO2 ही कार्बन से रिएक्ट करेगा। CO2 जो है तुम्हारा वो चारकोल से रिएक्ट करके 2CO बनाएगा, क्यों? क्योंकि चारकोल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा नहीं। तो हम 1 लीटर में मान लेते हैं कि CO2 जो है वो X है, X लीटर है, ठीक। अब मेरे को एक बात बता, इसके 1 लीटर, ये गैस है और ये भी गैस है, तो गैस के लिए मैं वॉल्यूम टर्म यूज कर सकता हूं। इसके 1 लीटर से इसका 2 लीटर बना है, तो X लीटर से कितना बनेगा? 2X लीटर बनेगा। तो यहां से जो CO आया वो 2X आया, और इधर CO कितना है? इन दोनों को मिला के था 1 लीटर, तो ओरिजिनल CO जो है उसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कार्बन मोनोऑक्साइड वो कितना है? 1 माइनस एक्स। एक्स उसमें CO2 है, तो CO का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 माइनस एक्स। तो टोटल वॉल्यूम यानी कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? ये CO2 तो खत्म हो चुका है, बन चुका है CO, तो फाइनली तो खाली CO ही है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा? ये जो पहले से CO था उसका वॉल्यूम है 1 माइनस एक्स, और बाद में जो CO बना उसका वॉल्यूम है 2x। तो ये कितना आ गया? 1 प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1.6 लीटर के, शुड बी इक्वल टू 1.6 लीटर। तो यहां से x कितना आ गया? यहां से x आ गया 0.6। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा CO2 है ये 0.6 लीटर है, और जो CO है वो 0.4 लीटर है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल सही रहेगा, बेसिक सही रहेगा, रिएक्शंस को रिलेट करना आता रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन तुम आसानी से कर लोगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, 60 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। पहले तुमको नाइट्रस ऑक्साइड किसको बोलते हैं? N2O को, और नाइट्रिक ऑक्साइड NO को बोलते हैं, ठीक। तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड वाज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों को रिएक्ट कर रहा है, मतलब दोनों का एक मिक्सचर है, उसमें खूब सारा हाइड्रोजन डाल दिया। तो बोला इफ 38 ml ऑफ N2 वाज फॉर्म्ड, जब रिएक्शन होगा तो N2 बनेगा, दोनों रिएक्ट करके N2 ही बनाएगा। तो बोला फाइनली 38 ml ऑफ नाइट्रोजन बना, तो बोला कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। इस 60 ml में कितना नाइट्रस ऑक्साइड है और कितना नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये अपने को बताना है, ठीक। तो देखो पहली बात कि हमारा N2O जो है वो हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करेगा? ये गैस होता है, ये भी गैस है, रिएक्ट कैसे करेगा? ये बनाएगा N2 गैस प्लस H2O, ठीक। अब H2O गैस होगा लिक्विड होगा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम किसका दे रखा है? 38 ml किसका दे रखा है? N2 का। तो अपन N2 से ही खत्म हो जाएगा कहानी, दूसरे को कुछ कौन क्या बना रहा है और क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्या ये बैलेंस्ड है? पहले तो वो देखो, N2 एक ऑक्सीजन दो, हाँ बैलेंस्ड है, सही है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि इसका x ml है, ये तो एक्सेस में ही है, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ही नहीं, यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देख इसके 1 ml से इसका 1 ml बन रहा है, तो इसके x ml से इसका कितना बनेगा? x ml बनेगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? NO जो है तुम्हारा वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा N2 प्लस ये भी बनाएगा H2O। इसको भी बैलेंस कर लोगे, यहाँ 2 लगा दोगे, 2 ऑक्सीजन आ गया, 2 हाइड्रोजन 2 लगा दोगे, यहाँ भी 2 लगा दोगे, बैलेंस हो गया। इसका वॉल्यूम बेटा कितना है? ये 60 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये x है तो NO कितना हो जाएगा? 60 माइनस एक्स। अब ये बता, इसके 2 ml से इसका 1 ml बन रहा है क्या? हाँ सर बन तो रहा है, 2 से 1 बन रहा है, तो 60 माइनस एक्स से कितना बनेगा? 60 माइनस एक्स बाई 2। इसका हाफ बन रहा है, तो जितना है उसका आधा कितना होगा? 60 माइनस एक्स बाई 2। तो यहां से N2 इतना है, यहां से N2 इतना है, तो टोटल N2 कितना आ गया? x प्लस 60 माइनस एक्स बाई 2, और टोटल N2 किसके इक्वल होना चाहिए भाई? 38 के। तो इक्वल टू क्या कर देंगे?
38 क्या आ गया 2x प्लस 60 माइनस एक्स अपॉन 2, इस 2 को मैं उधर ले जाऊं तो सीधा सीधा ये आ गया 76, 38 इंटू 2 कितना आ गया 76, ये आ गया 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 76, तो x आ गया 16, x कितना आ गया 16, किसका x लिए थे N2O का, तो N2O कितना आ गया 16 ml और NO कितना आ गया 60 माइनस 16 ml यानी कि 44 ml। N2O कितना आ गया 16 ml 16 ml और NO कितना आ गया 44 ml। बस तुमको रिएक्शन पता होना चाहिए था कि भाई इसके अंदर रिएक्शन हो क्या रहा है, राइट। if you would have known the reaction then you could have easily solved this question। okay, let's move to another question। ये प्रेसिपिटेशन वाला क्वेश्चन है, AgCl का पीपीटी बनता है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन क्या है देखो, 10 ml HCl solution gave इतना ग्राम ऑफ AgCl when treated with excess of AgNO3, find the molarity of acid solution। और Ag का सिल्वर का एटॉमिक मास दे रखा है 108, वो तो याद भी रहता है लोगों को। पहले तो रिएक्शन लिखते हैं भाई, AgNO3 है, किसके साथ रिएक्ट किया HCl से, क्या बनाया AgCl प्लस HNO3, ठीक है। AgCl का प्रेसिपिटेट जम गया नीचे। अब इस रिएक्शन को देखो तो ये क्या बैलेंस्ड है, तो आंसर है यस, दिस इज बैलेंस्ड। तो अगर बैलेंस्ड है तो मैं क्या बोलूंगा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल का कोई मतलब नहीं है, तो एक्सेस में लिया है। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, इससे रिलेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपने को निकालना किसका है HCl का, तो ये और ये तो वैसे भी एक्सेस में दिया है, तो उसको भी छोड़ो। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका 1 मोल का मास कितना है, मोलर मास 35.5 है क्लोरीन का और 1 है हाइड्रोजन का, तो 36.5 ग्राम ये 1 मोल का मास है। तो मैं मास के टर्म्स में लिखूंगा क्योंकि यहां दे क्या रखा है, मास, ठीक। तो 36.5 ग्राम HCl गिव्स 1 मोल AgCl का मोलर मास कितना होगा 108 प्लस 35.5, तो 108 प्लस 35.5 कितना आएगा 143.5। तो अपन क्या लिखेंगे 36.5 ग्राम HCl गिव्स 143.5 ग्राम ऑफ AgCl। यस और नो, यस बिल्कुल। तो 1 ग्राम से कितना आएगा 143.5 डिवाइडेड बाय 36.5, इससे फायदा नहीं होगा, पता है, उल्टा लिखना चाहिए था अपने को, उल्टा लिखना चाहिए था, क्योंकि मेरे को तो HCl का मास चाहिए ना, यहां से तो मैं AgCl का मास फाइंड आउट कर लूंगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो, इसको जो मैंने ऐसे लिखा है यूनिटरी मेथड कि 36.5 ग्राम ऑफ HCl गिव्स इतना ग्राम ऑफ AgCl, तो 1 ग्राम से 143.5 बाय 36.5, तो कितना ग्राम से इतना बनेगा। अब ये तो किसका मास दे रखा है, AgCl का ही मास दे रखा है ना, मेरे को तो HCl का मास चाहिए, समझ रहे हो ना। यहां से यहां पे इसको फाइंड आउट कर, इस हिसाब से अगर मैं फाइंड आउट करूं, यूनिटरी मेथड जो मैं अभी लगाया हूं इस हिसाब से फाइंड आउट करूंगा, तो इस हिसाब से मेरे को मास किसका आएगा AgCl का, AgCl का तो दे ही रखा है, तो ये हमने गलत लगा दिया। अब इसको उल्टा करके लिखते हैं, समझ गया। तो देखो टीचर भी गलती कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गलती अजिन मतलब माइनर सा था, उल्टा लिख दिया था, इसको सीधा करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हमको चाहिए HCl का, तो पहले AgCl लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे AgCl का मास कितना है 140, तो 143.5 ग्राम ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ऐसे लिखेंगे, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 36.5 ग्राम HCl। सही है, सही है, ओके। तो बेटा 1 ग्राम से कितना बनेगा 36.5 बाय 143.5 बनेगा। देखो अपने को HCl का चाहिए, क्योंकि HCl का मोलरिटी चाहिए, मास अगर HCl का आ गया तो मास से मोलर मास आ जाएगा, और मोलर मास और वॉल्यूम को मिला के मोलरिटी आ जाएगा। पूछा क्या है, मोलरिटी ही पूछा है। बात समझ रहे क्यों उल्टा कर रहा हूं, हाँ। तो 1 ग्राम इतना, तो इतना ग्राम में कितना 0.1435 ग्राम से कितना,
तो 36.5 डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू 0.1435। अब देखो ये डेटा भी ऐसा दिया कि कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10,000, इसको उड़ाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10। अब ये और ये तो मर गया, 1 0 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आया 36.5 बाई 1000, 0.0365, इतना ग्राम है। मतलब इतना ग्राम अगर HCl है तो इतना ग्राम 0.1435 ग्राम AgCl का बनेगा। ठीक, तो ये तो मास आ गया, तो मोलारिटी क्या आ जाएगा, मोल्स बाई वॉल्यूम होता है, मोल्स कैसे आएगा 0.0365 डिवाइडेड बाय HCl का मोलर मास कितना है, HCl का मोलर मास कितना है 36.5, तो डिवाइडेड बाय 36.5, ये तो आ गया मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम इसका 10 ml है, 10 ml को मैं 10 बाई 1000 लिखूंगा, तो इसको मैं सीधा अभी 10 यहां लिखूंगा बाई 10 अपॉन 1000, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 अपॉन 10 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको उड़ाया तो 4 जीरो नीचे आया, तो इंटू 1 2 3 4, और इसको उड़ाया तो 1 जीरो ऊपर आया, 1 जीरो ऊपर लिख दिया। अब ये 365 खत्म, 10 से 10 कैंसिल, 1000 से 3 जीरो कैंसिल, तो 1/10 आ गया, कितना आ गया, मतलब 0.1 मोलर, मोलारिटी कितना आ गया 0.1 मोलर। क्लियर, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, छापिए इसको। When 12 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर इज बर्न्ड इन एयर, ठीक है, कार्बन और सल्फर का 12 ग्राम का मिक्सचर है, when 12 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर इज बर्न्ड इन एयर, देन अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड SO2 इज प्रोड्यूस्ड। तो CO2 और SO2 बनेगा ही ऑब्वियसली, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CO2, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा SO2, ठीक है, in which the number of moles of SO2 is half that of CO2, ठीक है, मास ऑफ कार्बन इन द मिक्सचर, कार्बन का x मान लेते हैं, जिसका चाहिए उसका x ले लेते हैं, सल्फर का कितना आ जाएगा 12 माइनस x, सही है, इसका मोल कितना आएगा x बाय मोलर मास कितना है 12, अब इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो इसका भी मोल कितना आएगा x बाय 12, इसका मोल कितना आएगा 12 माइनस x बाय 32, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32, इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो इसका भी मोल कितना आएगा 12 माइनस x बाय 32। अब क्या बोला है, इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज हाफ ऑफ CO2, तो SO2 का मोल कितना है 12 माइनस x बाय 32 इज हाफ ऑफ CO2, CO2 का मोल कितना है x बाय 12, इसका हाफ कितना होगा x बाय 24, x बाय 12 अपॉन 2 तो 24। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा, तो 12 इंटू 3 इज 36 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x, इधर आ जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाओ तो 7x इज इक्वल्स टू 36, तो x कितना आ गया 36 बाई 7 यानी 5.14, इतना मास आ गया किसका, कार्बन का 5.14। समझा, समझा भाई, आई होप समझ आ गया तुम लोगों को, ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, दिखने में बहुत लंबा लग रहा है, बट देखो जो एक चीज समझो, दिखने में जो तुमको खतरनाक लगे जरूरी नहीं है कि वो खतरनाक हो, पहले उसके अंदर घुस के तो देखो, किसी आदमी को तुम जैसे देखते हो दूर से तुमको देख के लगता है भाई कितना बड़ा आदमी है, ये वो फलाना ढिमकाना, इतना बड़ा बंगला है ना, रोल्स रॉयस मर्सिडीज रेंज रोवर में घूम रहा है, पर जब तुम अंदर से झांक के देखोगे, मतलब जब उसके बारे में पता करोगे और जब तुमको असलियत में पता चलेगा, तो होता है कभी कभी वो जितना बड़ा तुम समझ रहे थे वो इंसान उतना बड़ा है नहीं, बड़ा मतलब पैसा से नहीं होता है, बड़ा मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन भी होता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन भी अगर तुमको दिखे और देख के लगे कि बहुत डरावना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो समझो कि वो बहुत बड़ा नहीं, एक बार घुसो अंदर,
क्वेश्चन को पढ़ो, ब्रेक डाउन करो क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में, तब तुमको समझ आएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में तो बड़ा लग रहा है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस एज फॉलोज। कैल्शियम कार्बाइड पानी से रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इथाइन बनाया, ये इथाइन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, इथीन बना, ठीक है। अब ये n मोल्स ऑफ इथीन जो है आपस में रिएक्ट करके पॉलीथीन बना लिया, ये n मोल्स इथीन जो है वो सब जुड़ जाएगा, पॉलीमर बना लेगा, तो पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन, जो पॉलीथीन तुम यूज करते हो वही पॉलीइथीन होता है, पॉलीमर होता है बेसिकली इथीन का वो, ठीक है। तो बोला द अमाउंट ऑफ पॉलीथीन पॉसिबली ऑब्टेन्ड फ्रॉम 64 kg कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अगर ये 64 kg है, इसका मोलर मास कितना है पहले तो, कैल्शियम 40, कार्बन 12, 12 दूना 24, 40 प्लस 24 इज 64 ग्राम, ठीक है। तो बेटा मोल्स ऑफ CaC2 कितना आ गया, कैल्शियम कार्बाइड 64 kg है, तो 64 इंटू 1000 और मोलर मास 64 है, 64 कट गया तो कितना आ गया, 1000 मोल्स आ गया। कितना मोल्स आ गया, 1000 मोल्स आ गया। अब देखो इसके एक मोल से इसका कितना, इथाइन का कितना मोल बन रहा है, क्यों इथाइन का चाहिए, क्योंकि आगे कौन कैरी हो रहा है, इथाइन, इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो 1000 से कितना बनेगा, 1000, इसका मोल कितना बना, 1000, सही है। अब ये इसका 1000 मोल है तुम्हारे पास, इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो 1000 से कितना बना, 1000, तो C2H4 का कितना बना, 1000 मोल। अब देख C2H4 जो तुम्हारा इथाइन है ये 1000 मोल है, हमसे पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ पॉलीथीन, मतलब इसका मास कितना होगा, ठीक है देख लेंगे। तो अब समझो ये 1000 मोल है, 1000 मोल का मास कितना होगा, इथाइन का अगर मैं मास देखूं तो इसका मोलर मास कितना है इथाइन का, 12 टू द 24 प्लस 4 28 आया, ये 28 ग्राम है एक इथाइन का, तो 1000 मोल का कितना होगा, 28 इंटू 1000 उतना ग्राम आएगा, मतलब 28 kg आएगा कि नहीं। मास ऑफ इथाइन कितना आ रहा है, सॉरी इथीन, मास ऑफ इथीन कितना आ रहा है, 28 इंटू 1000 ग्राम, यानी कि 28 इंटू 1000 अपॉन 1000 kg, मतलब कि 28 kg आ रहा है, कितना आ रहा है, 28 kg आ रहा है, किसका मास आ रहा है, इथाइन का। तो इससे जो तुम पॉलीथाइन बनाओगे, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है कि नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होगा। तो तुमसे पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ पॉलीथीन पॉसिबली ऑब्टेन, भाई जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट का होगा, तो इसका भी मास कितना आएगा, 28 kg ही आएगा, कितना आएगा, 28 kg। चलो तो समझ आ गया, 28 kg आएगा, फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आ गया, 28 kg, ठीक है भाई साहब। चले आगे, ओके। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, इसको छाप लिया होगा आई होप। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या है, ये एक जेई का क्वेश्चन है, जेई में शायद 2016 में एडवांस में पूछा हुआ है। क्या है देखो, बोल रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज 0.1, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दिया 0.1, तो सॉल्वेंट का 0.9 होगा ऑब्वियसली। एट 298 केल्विन मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज मोलैलिटी, अच्छा मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम है, ओके। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2 ग्राम पर ml। द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मॉलिकुलर वेट MB अपॉन MA, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिकुलर मास पूछा है, रेशियो पूछा है। देखो दो फॉर्मूला यूज होगा इसमें, पहली बात कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मैं रिलेशन बताया था तुमको, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोलैलिटी में। तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो तुम्हारा XA होता है वो क्या होता है, 1000 अपॉन, याद होगा अगर तुमको, तो 1000 अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद आया, याद आया, आया होगा। अब मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है, 0.9 डाल दो, 0.9 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन
1000 प्लस m इंटू, इसको मैं m a भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे एम बी अपॉन एम ए पूछा है, तो m ही लिख दिया है मोलर मास को, तो m के जगह मैं इसको m a लिख देता हूं, चलेगा? मतलब यहां भी लिख सकते हो, यहां भी कर लो m a, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये m a किसको इंडिकेट कर रहा है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पलट देता हूं। क्यों पलट रहा हूं? क्योंकि मेरे को ma चाहिए, ठीक है। तो इसको पलट देते हैं, क्या लिखेंगे? इसको जब पलटोगे तो ये 9/10 है ना, 0.9 का मतलब 9/10, इस पॉइंट को रहेंगे नीचे 10 आएगा, तो इसको मैं 10/9 लिख देता हूं। अब ये नीचे आएगा तो 1000/1000 इज 1 प्लस m ma बाय 1000, तो यहां से m ma बाय 1000 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? इस 1 को इधर ले जाओ तो 10/9 माइनस 1 कितना आ गया? 1/9। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सेपरेट करके रखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैं एक रिलेशन तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ डेंसिटी और बाकी चीजों में, d इज इक्वल्स टू m इंटू 1/m प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, तो mb/1000। याद आया? आज पहला क्वेश्चन इसी पे किया था। अब इसने क्या बोला? मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम है, तो अपन क्या करेंगे? कैपिटल M को स्मॉल m लिख दें क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m ही यूज किया है, तो यहाँ भी स्मॉल m रखते हैं, ताकि जब रेशियो लेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा। मेरे को तो रेशियो चाहिए ना, बात समझ रहे हो? अपने को रेशियो चाहिए किसका? मोलर मास का। मोलैलिटी नहीं चाहिए उसमें, या मोलैरिटी नहीं चाहिए। तो यहाँ पहले मोलैलिटी है, तो अगर मैं इसको भी मोलैलिटी के टर्म्स में फाइंड आउट करूंगा, तो जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो मोलैलिटी कट जाएगा, है ना। तो d इज इक्वल्स टू, बेटा आ गया, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m और m सेम है, तो मैं इस m को स्मॉल m ले लेता हूं, तो ये 1 आ गया, 1 प्लस m इंटू एम बी अपॉन 1000। डेंसिटी तुम्हारा 2 है, ये 1 इधर आएगा तो 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1, तो m इंटू एम बी अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है। अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो मुझे क्या चाहिए? एम बी अपॉन एम ए चाहिए, तो दिस और दिस, मतलब 2 को 1 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो m और m कैंसिल, 1000 कैंसिल, एम बी अपॉन एम ए आ गया, एम बी अपॉन एम ए आ गया, इज इक्वल्स टू एम बी कितना है? 1 अपॉन, और ये कितना है? 1/9, 1/1/9, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से एम बी अपॉन एम ए कितना आ गया? 9 आ गया। ये सवाल जे एडवांस का है, तुम बताओ तुम कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? जवाब दो। बिल्कुल कर सकते थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए आज के आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, तुमको हर जगह मिल जाएगा। बोला हेमोग्लोबिन कंटेन्स इतना % ऑफ आयरन बाय वेट, ठीक है सर। बोला हेमोग्लोबिन में इतना % आयरन है बाय मास, ठीक। बोला द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67,200, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो मान लेते हैं x है, ये तो सिंपल है, देखो मान लेते हैं कि x नंबर है, एक आयरन का मास है 56, दे भी रखा है और उसे याद भी रहना चाहिए। तो एक आयरन का मास है 56, तो x का कितना होगा? 56 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना दे रखा है मोलर मास? 67,200 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया आयरन का, और ये कितना होना चाहिए? 0.334। तो यहाँ से x क्या आ गया? 67200 इंटू 0.334 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 56। देखते हैं काट मार के, 2 0 तो कैंसिल हो गया, इसको उड़ा के थोड़ी देर के लिए 1000 को नीचे रखते हैं। 56 से कौन कटेगा? 7 से काटते हैं, 7 8 56, 7 7 9 63, 4 2 7 छक्के 42, 96, ये भी कट जाएगा, 8 1 8, 8 2 16,
12 से कट गया तो ये आ गया 12 इंटू 4, 12 से 48, 12 तिया 36 और 4 40, 12 तिया 36 और 4 40 डिवाइडेड बाय 1000। ये तुम लोग कर लेना, मैं हिंदी में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ कैलकुलेशन करने के टाइम पे, क्योंकि बचपन में मैंने मतलब कैलकुलेशन ऐसे 12 दूना 24, 12 तिया 36 ऐसे करके किया है, तो वो मेरे एकदम जैम में फिट हो गया है, इसलिए मैं वैसे ही करता हूँ। ठीक, तो ये आ गया 4.008। 4.008 को लगभग तुम क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, क्योंकि नंबर पूछा है तो नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो नंबर ऑफ आयरन कितना आएगा, हेमोग्लोबिन के अंदर कितना आयरन प्रेजेंट होना चाहिए, 4 आयरन प्रेजेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। छाप लो इसको। समझ आ गया? चलिए, तो ये था इस चैप्टर का कहानी, जितेश भगत की जुबानी। अगले चैप्टर के साथ हम लोग प्रकट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा या फिर जीओसी भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। और दूसरा बात है, तुम लोग भाई कमेंट वमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो एल्गोरिदम में थोड़ा ऊपर आए, थोड़ा लाइक वाइक करो, थोड़ा लोगों को बताओ। अगर तुमको पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तुमको समझ आ रहा है, तुमको मजा आ रहा है, तुमको कंटेंट चाहिए, तुमको आगे का कंटेंट चाहिए कि भाई जितेश भगत मेहनत करे, तो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। एटलीस्ट तुम थोड़ा शेयर वेयर तो करो, तभी तो थोड़ा एनर्जी आएगा, थोड़ा लोग सब्सक्राइब करें। अगर तुमको पसंद आ रहा है तो तुम इसको जितना वायरल कर सकते हो करो, सो दैट आई कैन आई कैन अपलोड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, एवरीथिंग, पूरा इंटायर केमिस्ट्री अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तुम करो तो बस, तुम मजे के साथ पढ़ाई करो। अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करो, जिसको भी पसंद आता है ना वीडियो, कमेंट जरूर करो यार। ठीक, कमेंट करोगे थोड़ा मजा आएगा, मुझे भी एक एक कमेंट देख के भी मजा आता है, तो कमेंट जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो तुम, अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो, अगर तुमको कोई सजेशन भी देना है तो तुम दे सकते हो। ठीक है, चलिए, सो इसी के साथ विदा लेते हैं, इस वीडियो में इतना ही। विल बी कवरिंग नेक्स्ट चैप्टर इन अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।